क्वेश्चन नंबर 16 यही है स्टार्टिंग, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 असाइनमेंट का है। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट सी टू द पार्टनरशिप फॉर एन इक्वल शेयर। थर्ड पार्टनर इज एडमिटेड फॉर एन इक्वल शेयर। यूज हो या ना हो, बट पता होना चाहिए कि कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ। थर्ड पार्टनर है फॉर एन इक्वल शेयर, मतलब 1/3 शेयर के लिए। फोर्थ पार्टनर होता है फॉर एन इक्वल शेयर 1/4 के लिए, पहले भी आ चुका है ये पॉइंट। Goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 4 years. Profit for the last 4 years profits given है और कुछ adjustments हैं, तो adjustments पे तो आते हैं। Goodwill is equal to average profits into number of years purchased। तो पहले तो आपको फॉर्मूला लिख देना चाहिए। एवरेज कौन से? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ओके, अब आप एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। आपकी मर्जी है प्रेजेंटेशन वर्टिकली करो या हॉरिजॉन्टली करो, आपकी मर्जी है। मैंने काफी बार हॉरिजॉन्टली भी करी हुई है, काफी बार वर्टिकली भी करी हुई है। वर्टिकली करके दिखा देते हैं। ईयर्स क्या है? 15, 16, 17, 18। ध्यान से देखेंगे। years, year ended 31st March 15, तो year ended 31st March 15, 31st March 16, 31st March 17, 31st March 18। 4 साल का है, 5 साल का है। तो जब भी ऐसे लिखो तो अपनी रेफरेंस के लिए जरूर लिखना चाहिए ये एक्चुअली है कौन सा ईयर, 14, 15। ये कौन सा है? 15, 16। ये कौन सा है? 16, 17। ये कौन सा है? 17, 18। ये ईयर्स हैं। अभी डिस्कशन नहीं हो पाएगी कोई, ध्यान से देखेंगे इधर प्लीज। ईयर्स हैं ये 4। अब एक एक करके प्रॉफिट्स कितने हैं? 71 लाख, 70,000, 1 लाख, 55,000 का लॉस और 150 का प्रॉफिट। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। The firm had an abnormal gain of 10,000 during the year ended 31st March 15। मैं जानबूझ के वर्टिकली कर रहा हूँ, आंसर की मैं हॉरिजॉन्टली गिवन है, इसलिए ये दिखाने के लिए कि उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका वर्किंग है। ओके, आपने वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। The firm had abnormal gain of 10,000 during the year ended 31st March 15। 31st March 15 पहला ईयर है। अब नॉर्मल गेन का क्या करते हैं? ऐड करते हैं या डिडक्ट करते हैं? वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। क्यों डिडक्ट कर देते हैं? कह रहे आपके प्रॉफिट्स में कोई अबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है जो आपका रूटीन बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो आपका जो बिजनेस एक्वायर करना चाहेगा वो ये जानना चाहेगा कि आप बिजनेस से कितना कमाते हो। कोई आपकी अब नॉर्मल इनकम है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसको रिवर्स कर दो। तो वेरी गुड, माइनस कर देंगे क्या? अब नॉर्मल गेन कौन से ईयर में से? 14, 15 में से कितना था अब नॉर्मल गेन? 10,000। माइनस कर दिया। ओके जी, first adjustment done। Second, the firm incurred an abnormal loss of 20,000 during the year ended 31st March 16। तो 15, 16 abnormal loss का क्या करते हैं हम? उसको add back कर देते हैं। abnormal loss add back क्यों कर देते हैं? कि आपको कोई लॉस हुआ जो रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं था, ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, इस बार हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो इसको इग्नोर किया जाए, रिवर्स। जब हम प्रॉफिट्स इग्नोर कर रहे हैं तो लॉसेस भी abnormal नेचर के जो है उनको रिवर्स किया जाए। abnormal losses add back कर देंगे। abnormal losses क्या है? 20,000। ओके, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, थर्ड एडजस्टमेंट मजेदार है। repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st May 2016। 1st May 16 कब आता होगा? कौन से ईयर में आता होगा? 15, 16,
16 17 17 18 15 16 या 16 17 16 17। तो प्लीज इन चीजों का छोटा छोटा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ये 16 17 है। अब हुआ क्या, रिपेयर्स टू कार, आपने रिपेयर्स कराई, was wrongly debited to vehicles account, मतलब आपने उसको एसेट मान लिया, आपका एक एक्सपेंस था जो कि आपके प्रॉफिट पीएनएल में डेबिट हो जाना चाहिए था, आपने गलती से उसको एक्सपेंस ना मान के क्या करा, आपने उसको अपना एसेट मान लिया, आपने उसको अपना एसेट मान लिया। अगर एक्सपेंस मानते, जो कि सही ट्रीटमेंट थी, एक्सपेंस मानते तो प्रॉफिट्स बढ़ जाते या कम हो जाते? एक्सपेंस मानते तो आपका उतने से एक्सपेंस बढ़ता, प्रॉफिट्स कम हो जाते, तो सही ट्रीटमेंट तो वही थी। कह रहे ये एसेट नहीं है, क्या है ये, एक्सपेंस है, तो रिवर्स करो। तो रिवर्स करो मतलब एक्सपेंस मानो। अब ध्यान से देखना, पिक्चर अभी बाकी है। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे, लेस क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो पूरा का पूरा उस पीरियड का एक्सपेंस था 16-17 का, तो कितने का, 50,000 से आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, यस और नो? अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये बात क्लियर है कि आपके प्रॉफिट, एक्सपेंस मानना नहीं, आपने मानते तो प्रॉफिट्स उतने कम होते। कह रहे ठीक है, एक्सपेंस नहीं माना तो क्या माना, कह रहे मैंने गलती से उसको अपना एसेट मान लिया। गलती से क्या मान लिया, उसको एसेट मान लिया। अगर आपने उसको एसेट मान लिया तो आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे होगे, यस और नो? तो आपने एक डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखा रखा होगा, जो कि अगर उसको एक्सपेंस मान लिया होता तो डेप्रिसिएशन तो ना होता। अब तो मैं उसको पूरा का पूरा एक्सपेंस मान रहा हूं ना, तो जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी वो रिवर्स करूंगा। ये मजेदार पॉइंट था यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, इस केस में आपको डेप्रिसिएशन का रेट देखना पड़ेगा और उसका इंपैक्ट कहां तक जाएगा, दोनों बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द व्हीकल्स, क्या हो गया भाई साहब, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द व्हीकल्स एट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। कब खरीदा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड। सर डेप्रिसिएशन ही एक चैप्टर था जो हमें 11th में नहीं आता था। अरे बहुत छोटी सी चीज उसकी यूज हो रही है भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना हमें, यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात हो रही है। सर एक बार डेप्रिसिएशन रिवाइज करा था, जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है, मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ क्या है। 1 मई को आपने एसेट खरीदा तो 1 मई से डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हुआ होगा, तो मतलब अप्रैल ही निकला ना, 1 मई मतलब अप्रैल खत्म हो गया, उस साल में कितने महीने बचे, 11। चलो ये हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। डेप्रिसिएशन कौन से ईयर में एसेट खरीदा था, 16-17। 16-17 में कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ, 11 मंथ्स। एसेट कितने का था, 50,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 50,000 का 10%, कर लेता हूं मैं कैलकुलेट, 11/12, 11 मंथ्स है। अब यार टेक्निकली तो उन्होंने पर एनम दिया नहीं है, टेक्निकली तो उन्होंने पर एनम दिया नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बनाते बताते ना कुछ छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। टेक्निकली वर्ड्स पर एनम आर मिसिंग, तो व्हेन द वर्ड्स पर एनम आर मिसिंग फ्लैट रेट विल बी चार्ज्ड, तो कॉन्सेप्ट वो कहता है। बट जितना मैं इनको जानता हूँ, इनसे कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है कि ओहो हो वो नहीं कहना चाहते थे हम, आपको 11 मंथ्स का ही करना है। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आएगा विदाउट द वर्ड्स पर एनम तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। अभी देख लेंगे कि यहाँ पे मिसप्रिंट था या क्या कॉन्सेप्ट था। अभी मैं फर्स्ट में ले रहा हूँ अज्यूमिंग कि वो पर एनम कहना चाहते थे, अजम्पशन है ये, कोई अजम्पशन मतलब लॉजिक बेस्ड नहीं है। लॉजिक कहता है कि भाई जब कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है वर्ड्स पर एनम वाला, तो जब नहीं दिए तो नहीं दिए ना, तो फ्लैट रेट लगेगा, तो आप ऐसी assumption नहीं ले पाओगे। बट वो पार्टनरशिप में तो है ही, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की थी ना सर, वो तो इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन जब 11th में करा था तो वहां पे भी इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ था
कि if the words per annum are missing तो फ्लैट रेट पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट अकाउंट्स का होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि वो चार्ज करते हैं टाइम वेस्ट, दोनों चीजें होती है। तो सर हमें क्या करना, अगर एग्जाम में आएगा फ्लैट रेट विदाउट द वर्ड्स पर एनम तो आपको फ्लैट ही लेना, बट स्कूल लेवल पे आप बड़े सामने बड़े क्लियरली बोल देना कि अगर ऐसा एकदम सेम क्वेश्चन सामने रख के कि इसमें अगर टाइम पीरियड भी है और पर एनम नहीं है तो हमें तो फ्लैट रेट लेना चाहिए, या मंथ के हिसाब से आप चाहेंगे, कैसा आप चाहेंगे वो आप बता दो, क्योंकि ये फॉर्मेशन एरर है, कॉन्सेप्ट वाइज फ्लैट रेट चार्ज करना चाहिए। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया, ये सॉल्व करके पता चल जाएगा। 50,000 का 10% होता है 5,000, अगर 11 मंथ्स का करेंगे तो 4583 डेसिमल्स में आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर 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 कॉन्सेप्ट पे जाएं तो 10% है, 10% का मतलब होता है फ्लैट रेट, पर एनम नहीं है ना, पर एनम का मतलब होता है साल का 10%। तो इफ द वर्ड्स पर एनम आर मिसिंग तो फ्लैट रेट शुड बी चार्ज्ड। तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है कि नहीं करा। हमें बातें पूरी पता होनी चाहिए कि पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट, फ्लैट रेट का मतलब 5,000, तो फिर 16-17 में भी 5,000, 17-18 में भी 5,000, दोनों साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, दोनों साल वो रिवर्स होगा, एड बैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या होगा, एड बैक हो जाएगा डेप्रिसिएशन। क्यों एड बैक हो रहा है, कह रहे भाई साहब अगर वो एसेट नहीं है तो फिर उसके डेप्रिसिएशन रिवर्स करो ना। जब आपने उसको पूरे 50,000 का एक्सपेंस मान लिया तो जो 2 साल की उसकी डेप्रिसिएशन लगी होगी वो एड बैक कर दो। टेक्निकली यहाँ पे पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट होना चाहिए, लेकिन अगर पर एनम होता तो फिर 11 मंथ्स का होता। तो मैं एक बार बस ये चेक कर लेता हूँ, अपना टाइम ना वेस्ट करें हम, कि उन्होंने पर एनम लिया है या फ्लैट रेट लिया है। आप एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करेंगे, पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट देंगे और नोट जरूर लिख देंगे, सिंस द वर्ड्स पर एनम आर मिसिंग फ्लैट रेट हैज बीन चार्ज। पॉज किया जाए। तो शुक्र है भगवान का उन्होंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट विल बी चार्ज, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/12 मतलब फुल ईयर 5,000, तो डेप्रिसिएशन 5,000। बट ईयर कौन से हैं, 16-17 और 17-18। सर 17-18 में क्यों, अरे भाई अगर आपने उसको एसेट मान लिया तो अब वो हर साल डेप्रिशिएट हुआ होगा ना, जितने साल की आपके पास इंफॉर्मेशन है उतने साल की आप एडजस्टमेंट करोगे। बट सर उसके आगे भी तो होगा, उससे मुझे क्या लेना देना, अभी मैं जितना हुआ है उसकी एडजस्टमेंट करूंगा ना, जितने साल के प्रॉफिट्स गिवन है। 5,000 एड बैक क्यों हुआ समझ आ गया, 50,000 माइनस क्यों हुआ समझ आ गया। इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। लास्ट एडजस्टमेंट, a bad debt of 5,000 was omitted to be written off in the year 17-18। लॉस हुआ, दिखाना भूल गए, बैड डेट राइट ऑफ करना था, दिखाना भूल गए, 17-18 तो कर दो। तो क्या कर देंगे, लेस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कितना है 5,000, आप एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल देंगे। फर्स्ट ईयर 70 माइनस 10 60,000, क्या है ये, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट ईयर 1 लाख प्लस 20 120, नेक्स्ट माइनस 55 माइनस 50 माइनस 105 प्लस 5 1 लाख का लॉस। फोर्थ ईयर 150 प्लस 10 160। कोई भी डाउट, अभी तक कोई डाउट, अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में। एवरेज क्या है, टोटल कितना है 60 प्लस 120 180। ओप्स, थैंक यू, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 150 प्लस 5 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 150। बच गए। अब एक अमाउंट सोचो, सब कुछ सही करा था हमने, यहाँ लिखा भी लेस था, सब कुछ सही था और वहां पे माइनस नहीं करा, फिर जीरो हो सकते थे। इतना टाइम लगाने के बाद तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। 60 प्लस 20
120, 180, 180 minus 100, 80, 80 plus 150, 230. कितने साल के एवरेज है? 4. और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं? 2. 4 5 सा 20, 30 4 7 सा 28, 20. ठीक है, तो 1,15,000 गुडविल इज इक्वल टू 1,15,000. कोई भी डाउट? मजेदार, बट क्या मुश्किल था? नो, इंटरेस्टिंग था ये वाला पॉइंट, 10% वाला. तो रूल तो आपके सॉरी यार, ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा. अगर 10% पर एनम होता तो उस साल में 11 मंथ्स का लगता, बट नेक्स्ट ईयर से स्ट्रेट लाइन मेथड है, पूरे साल का 50,000 का. तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है. ये तो स्ट्रेट लाइन था, WDV भी हो सकता है. तो WDV में क्या होता, एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस होती, जो वैल्यू बच जाती नेक्स्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती. तो जो पुराने पाप हैं तो वो तो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, कभी कभी ज्यादा करेंगे, बट इसी जन्म में हमें उनका फल मिलेगा. तो जिन्होंने कर रखा है अच्छे से पुरानी 11th की चीजें, उनको फायदा है. जिन्होंने नहीं कर रखा वो कहीं ना कहीं अटकेंगे, बट बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी, उसको इमीडिएटली रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे. ओके, क्या उसमें कोई मुश्किल कैलकुलेशन थी? बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन.